तो जिस सरकार से आप इतने दुखी हो गए थे और उस सरकार से पीछा छुटाना चाहते थे, बीजेपी की सरकार से पांडा छुटाना चाहो कि नहीं चाहो, नहीं बताओ भाई। तो भाई वो दिन आ गया है, वो पल आ गया है और चूकना मत, इस पल को मत चूकना, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आज आपके बीच में मैं यही कहने के लिए आया हूं, बड़ी मुश्किल से संघर्ष से ये दिन आया। हरियाणा कोने कोने से एक माहौल बना है और एक ही आवाज हरियाणा कोने कोने से आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। और आज जो नजारा दिख रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि समालखा की जनता ने ठाना है हुड्डा साहब की सरकार को लाना है और धर्म सिंह छोकर जी को यहां से जिताना है, क्योंकि बीजेपी ने बड़ा नुकसान कर दिया। जो हरियाणा प्रदेश 10 साल पहले विकास और खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज वही हरियाणा प्रदेश 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद देश में नंबर 1 बन गया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। नशे में पंजाब से भी ज्यादा नशा आ गया हरियाणा में, देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। अपराध दर में, क्राइम रेट में देश में हरियाणा अपराध में, बेरोजगारी में, नशे में आगे निकल गया। बेरोजगारी और महंगाई ने आज हर घर के बजट का नुकसान कर दिया, हर नागरिक को उलझा दिया। बीजेपी की ऐसी सरकार आई 10 साल की, हर नागरिक को उलझा दिया। कहीं पोर्टलों में किसी को उलझा दिया, पोर्टल में किसी को उलझा दिया, कागजों में, आईडी में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र, पोर्टल, अपने कागज ठीक कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटे जाओ। नौजवान को उलझा दिया सीटी में और कच्ची भर्तियों में, पक्की नौकरी खत्म कर दी सरकार ने, 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए और जो बचे थे कौशल निगम के माध्यम से 1.5 लाख कच्ची नौकरी हरियाणा में। ठेकेदारी, सरकारी स्वयं ठेकेदार बन गई, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन के। 3 साल पहले सीटी हुआ था, सीटी में उलझा दिया नौजवानों को। ऐसी स्थिति हरियाणा के नौजवानों की हो गई और 5 साल तक शोषण किया, नौकरी निकाल दी 2 साल से और बार बार बयान आए कि अब ज्वाइन कराएंगे, लोकसभा से पहले कराएंगे, फिर बोला लोकसभा का इलेक्शन आ गया, लोकसभा के बाद कराएंगे, फिर बोला विधानसभा का इलेक्शन आ गया, विधानसभा से पहले कराएंगे और फिर ये कहा कि अब तो इलेक्शन हो गया, अब तो अगली सरकार में ज्वाइनिंग कराएंगे। ये जो नौजवान यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए जो घूम रहे हैं, ये नौजवान की जी, ये नौजवान आए यहाँ पे और कह रहे हैं कि जो आपकी सरकार आने जा रही है और हमें ज्वाइनिंग दिलवाना। इससे भी पता चलता है किसकी सरकार आ रही है। तो आप देख रहे हैं, तो ये नौजवानों के साथ कितना धोखा किया इस सरकार ने। काम किया नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, समालखा हल्के में कोई विकास कार्य हुआ इन 10 साल के अंदर? कोई बड़ा काम किया नहीं, लेकिन काम खराब कर दिया। हर वर्ग का अपमान करने वाली सरकार ये साबित हुई। किसान, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार देश के इतिहास में, देश का इतिहास सरकार को माफ नहीं करेगा। आप भी इनको माफ मत करना। ऐसी सरकार, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार, कर्मचारियों पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, सरपंचों पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, आंगनवाड़ी आशा वर्करों पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, हर वर्ग की अनसुनी करने वाली सरकार, गरीब की सारी स्कीम्स को बंद करने वाली ये सरकार, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई लाने वाली ये सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वाली ये सरकार। क्या कसूर था हमारी बेटियों का? क्या कसूर था विनेश फोगाट का? क्या कसूर था साक्षी मलिक का? केवल वो न्याय मांग रहे थे। और न्याय मांगने की कितनी बड़ी सजा। 6 महीने तक एफआईआर भी नहीं दर्ज करी दिल्ली ने। एफआईआर दिल्ली पुलिस ने 6 महीने तक दर्ज नहीं। 6 ओलंपिक की मेडल विजेता हमारी बेटियां, उन्होंने कहा हमें न्याय दो, हमारे साथ गलत हुआ। ये वो देश है जहां दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी खुद की इज्जत माना जाता है। जहां बहन बेटी की इज्जत पे बात आई तो कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ। और इस देश में 6 महीने तक भारत सरकार ने कहा कि एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे घसीट कर आपकी भी बेटी हो सकती थी,
आपकी भी कोई बहन हो सकती थी। क्या कसूर था उनका? क्या कसूर था? इतना भेदभाव की भावना, इतनी बड़ी भेदभाव की भावना इस सरकार के दिल में, दया का एक भाव नहीं, सहानुभूति का एक भाव नहीं, इतनी भेदभाव, इतनी घृणा की भावना उनके दिल में। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एफआईआर हुई और दिल्ली न्यायपालिका ने चार्जेस फ्रेम किए उस आरोपी पे, कहा कि उस आरोपी ने 5 लड़कियों के साथ गलत किया था, ऐसे सबूत मिले। आपने देखा कितना घोर अन्याय। ये सरकार, हर वर्ग के साथ अन्याय करने वाली सरकार, और घमंड इतना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान तक पहुंच गए। लोकसभा चुनाव में कहा कि 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे हैं बीजेपी कि हम संविधान को तोड़ेंगे। लोगों ने इनका घमंड तोड़ दिया, लोगों ने संविधान बचा लिया, अल्पमत की सरकार बनी, 400 पार के नारे की हवा निकल गई। और जब हम लोकसभा में पहुंचे, हरियाणा से भी 5 सांसद हम लोग पहुंचे लोकसभा में पहुंचे, तो आपने देखा होगा जब हमने शपथ ली तो हमने जय संविधान का नारा लिया। और जब जय संविधान बोला लोकसभा में हमने शपथ लेते हुए, बीजेपी वाले तिलमिला गए, क्योंकि वो बाबा साहब के नाम से तिलमिलाते हैं, संविधान के नाम से तिलमिलाते हैं। बीजेपी वाले तिलमिला गए और लोकसभा स्पीकर ने आसन से टिप्पणी करी कि जय संविधान नारे की कोई जरूरत नहीं है। और आपने देखा होगा लोकसभा टीवी में 550 सांसदों में आपका एक अकेला ये बेटा खड़ा हुआ और वहीं कहा कि ये जय संविधान के नारे पे आपत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये देश जय संविधान से चलेगा। ये आपने देखा होगा। और मुझे कहा उस समय सारी बीजेपी टूट की पड़ी और लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैठ जाओ, मेरा बैठ जाओ। मैं उनको कहना चाहता हूं, बैठने की बात आपने कही, इस जय संविधान के नारे को मुझे तो आप बैठ जाओ कह सकते हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का ये संविधान है, मगर जय संविधान के नारे की गूंज को हरियाणा में नहीं बैठने देंगे। जय जवान जय किसान की नारे की गूंज को हम हरियाणा में नहीं बैठने देंगे। ये जय जवान जय किसान जय संविधान नारे की गूंज को बचाने की भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा को विकास और तरक्की के रास्ते पर, खुशहाली के रास्ते पे आगे लेके जाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बीजेपी के इस कुशासन से, जिस कुशासन ने सबको दुखी किया, 10 साल में इतनी अहंकारी सरकार, मुख्यमंत्री किसी गांव में गई नहीं 10 साल किसी गांव में गई नहीं, किसी हल्के में गए भी पता नहीं, समाल का हल्के में कितनी बार आए 10 साल में खट्टर साहब हैं। अब आप देखो, खट्टर साहब समाल का हल्के में आए ही नहीं 10 साल में, 10 साल में नहीं आए। और अगर आए नहीं, और अगर ऐसे लोगों को मौका मिल जाओगे तो ये कहेंगे समाल का तो हल्का है जहां बिना जाए वोट मिलती है। फिर तो जाने की काम कितने किए होंगे आप अंदाजा लगाओ, इनको दर्द कितना होगा आपका आप अंदाजा लगाओ। ये हमारा इलाका आपको याद होगा, जब अपनी सरकार थी, आप जिस दिन बुलाते थे वहीं अगले दिन वहां खड़े मिलते थे, चाहे हुड्डा साहब आए चाहे हम आए। और छोकर साहब तुम्हारे घर के आदमी हैं, ये हाथ पकड़ के जहां लेके जाते थे वहां पे हम पहुंचते थे और विकास काम के लिए जो भी हल्के की तरफ से बात आती थी उसको पूरा कराने का कोशिश करते थे। यहां तो 10 साल चंडीगढ़ से ही नहीं निकले, इतना अहंकार और इतना घमंड इस सरकार को, बाबा साहब के संविधान तक घमंड पहुंच गया, जय जवान जय किसान के नारे तक घमंड पहुंच गया। तो मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे हरियाणा में आज कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, बड़ी लहर कांग्रेस पार्टी की बनी है। मैं पूछना चाहता हूं समालखा में क्या करोगे? क्योंकि मैं एक और बात आपके बीच में एक और बात करने के लिए आया हूं, क्योंकि कई ऐसे भी साजिश और षड्यंत्र रचे जाएंगे, साजिश और षड्यंत्र। कई ऐसे कैंडिडेट आपके बीच में आएंगे जो वोट काटू और वोट काटने के लिए और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आपके बीच में भेजे जाएंगे। कई ऐसे कैंडिडेट आएंगे, आपने देखा होगा बीजेपी के एक मंत्री का बयान आया, जेपी दलाल जी का, कि चाहे लोग कितने ही खिलाफ हो जाएं, हम शाम दाम दंड भेद की राजनीति करेंगे। हम पहले तो ऐसे कैंडिडेट्स को उतारेंगे जैसे पिछली बार दुष्यंत चौटाला को और कई निर्दलियों को उतारा था, इस बार भी कई निर्दलियों को उतारेंगे ताकि कांग्रेस की वोट बढ़ सके, विपक्ष की वोट बढ़ सके, बीच में से बीजेपी निकल सके। और उसके बाद भी अगर कांग्रेस की सरकार, अगर एमएलए आगे तो हम तोड़ेंगे सरकार। ये आपने देखा होगा, ये बयान आया जेपी दलाल का।
आप बताओ, खुल के कह रहे हैं कि हम वोट काटने के लिए उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे वोट काटू उम्मीदवारों से बचने की जरूरत है। ये देश का इतिहास आज आपकी तरफ देख रहा है। बड़े संघर्ष के बाद ये मौका आया है। इस मौके को चूक गए किसी वजह से तो इतिहास आपको और हमको माफ नहीं करेगा। एक एक वोट अगर आप चाहते हो हरियाणा में बदलाव हो, आप चाहते हो बीजेपी की सरकार सत्ता से बाहर हो, आप चाहते हो हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हो, तो एक एक वोट आप धर्म सिंह छोकर जी को हाथ के निशान पे देने का आप काम करना। जो जो वोट धर्म सिंह छोकर जी को जाएगी वही वोट दीपेंद्र को बनाएगी। आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, एक एक वोट जो धर्म सिंह छोकर जी को जाएगी वही वोट दीपेंद्र को बनाएगी। मैं आज दोबारा से आपके बीच में कहना, और एक भी वोट किसी वोट काटू उम्मीदवार निर्दलीय के खाते में जाएगी, वही वोट बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। आज मैं ये कहने के लिए आपके बीच में आया। वही वोट, एक भी वोट किसी वोट कार्टून निर्दलीय के पास जाएगी, एक भी वोट किसी वोट कार्टून निर्दलीय के खाते में जाएगी, वही वोट 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटवाने वाली, हमारे समाज को जाति और धर्म में बांटने वाली इस बीजेपी की सरकार के पक्ष में जाएगी। इस बात को आप समझ लेना। ये लड़ाई बड़ी मेहनत से लड़ाई करके इस कश्ती को यहां तक लेके आए हैं। इस कश्ती को संभाल के रखना, कोई भूल मत कर देना, नहीं तो इतिहास आपको और हमको माफ नहीं करेगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और भाई तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो उन्होंने बीजेपी के मंत्री ने कही कि हम वोट काटू उम्मीदवार छोड़ेंगे ताकि कांग्रेस की सरकार ना बने, तो पहली तो मैंने वोट काटू उम्मीदवार की बता दी। दूसरी उन्होंने कहा कि अगर एमएलए भी आ गए तो भी हम तोड़ लेंगे। इसीलिए धर्म सिंह छोकर जी को जिताना जरूरी है, इसीलिए इनको जिताना जरूरी है। जो बीजेपी ने एक बार ये जो आपने जो बीजेपी इनके मंत्री ने कहा ना कि एमएलए भी आ गए तो भी बीजेपी तोड़ लेगी, ये टूटने वाला एमएलए नहीं है। ये हमारे घर के आदमी हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य, ये परिवार के सदस्य हैं। मोदी क्या रशिया से पुतिन ने भी ले आओ तो भी नहीं तोड़ सकते हमसे इधर घर के आदमी। ये हमसे नहीं टूट, यही कारण। ये अगर आपको सरकार बनानी है दिल्ली में, चंडीगढ़ में आपको अपनी सरकार बनानी है और आप चाहते हरियाणा आगे जाए, खुशहाली के रास्ते जाए और जन भावना के साथ वो धोखा ना हो जाए जो पिछली बार हो गया था। पिछली बार भी आपने तो बीजेपी को 40 पे रोक दिया था कि नहीं रोक दिया था? लेकिन दुष्यंत चौटाला 10 एमएलए को लेकर और कई निर्दलीय एमएलए और कई एक एमएलए की पार्टियां सबने मिलके चंडीगढ़ में दोबारा से बीजेपी की सरकार बनाई। इस बार भी इसी ताक में है कि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार या तो कांग्रेस के समीकरण खराब करें या कोई और निर्दलीय उम्मीदवार आ जाए। और कई निर्दलीय उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो यूं कहते हैं कि भाई हम उनके पास चले जाएंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो आज हमारा नहीं हुआ आगे क्या होगा हमारा, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं जो इब नहीं हुआ वो आगे क्या होगा। ये समझने की बात है, आप समझ रहे हो? तो ये धोखे में मत रह जाना। धोखे में रहे तो आपका और हमारा नाम इतिहास भूल जाएगा। धोखे में मत रहना। एक एक वोट जो धर्म सिंह छोकर जी को आप हाथ के निशान पे दोगे, भाई एक एक वोट वो दीपेंद्र की झोली में जाएगी। आज मैं कह, तो आज ये संकल्प समालखा हल्के में जो आज रिकॉर्ड तोड़, आज इतनी गर्मी में रिकॉर्ड तोड़ उमस में और रिकॉर्ड तोड़ हाजिरी में जो आप सब यहाँ पर जिस जोश के साथ आए हैं, जीत तो आपकी निश्चित दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनते ही हर वर्ग के लिए हम कार्य करेंगे। सबसे पहली कलम से अपने बड़े बुजुर्गों की 6000 बुढ़ापा पेंशन देश में सबसे ज्यादा करने का काम करेंगे। हमारी माताओं और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और
बुढ़ापा पेंशन से 60 साल से कम किया हमारी माताओं बहनों के लिए 2000 रुपए के प्रति माह रसोई खर्च दिलवाने का काम करेंगे। महंगाई इतनी कर दी बीजेपी ने। बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत देने का काम करेंगे। किसान को एमएसपी की गारंटी, और एमएसपी गारंटी के साथ साथ आपको याद होगा 10 साल की हुड्डा सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, किसान को कभी आंदोलन नहीं करना पड़ा था। वो यूं नहीं करना पड़ा था कि सही भाव मिला था और किसान की सुनवाई हुई थी, मंडी में अच्छी सुनवाई हुई, सही भाव मिला। जो नारा आपको याद होगा, क्या नारा था? जीरी गई और डंके की चोट पर 10 साल तक और आगे भी, ये जो ईख खड़ा है, ये जो गन्ना खड़ा है, आगे भी डंके की चोट पे जब आपकी सरकार बनेगी, जब तक सीजन आएगा, देश में सर्वाधिक गन्ने का भाव अपने किसान को दिलवाने का हम काम करेंगे। गरीब आदमी के लिए 100-100 गज की प्लॉट की स्कीम, ऐसी समाज, बैकवर्ड समाज के हमारे परिवारों के लिए जो बीजेपी ने आते ही जो स्कीम रद्द कर दी, गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी इन्होंने। 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम गरीब आदमी के लिए हम शुरू करवाने का काम करेंगे। और साथ में इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता से जरूरतमंद को मकान दिलवाने का हम काम करेंगे। और साथ में राजस्थान की कांग्रेस सरकार के तर्ज पर, गहलोत सरकार के तर्ज पर, हरियाणा में भी चिरंजीवी योजना 25 लाख तक, जो अगर किसी की हारी बीमारी में अगर इलाज पर घर घर बर्बाद हो जाते हैं, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसके इलाज में ज्यादा खर्चा लगे, तो 25 लाख तक का खर्च सरकार से सहायता के रूप में दिलवाने का हम कार्य करेंगे। ये सारे हमारे कांग्रेस पार्टी। और 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी। और जो ये ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं नौजवान की ज्वाइनिंग दो, क्योंकि बीजेपी ने तो पिछले 2 साल से इतना शोषण किया इनका, कहा कि अब ज्वाइन कराएंगे, तब ज्वाइन कराएंगे। इतनी हजार, खट्टर साहब कह रहे थे 60,000 नौकरी, फिर कहा कि 50,000 नौकरी, और इतनी इनकी सारे इनके टेस्ट करा दिए लेकिन ज्वाइनिंग नहीं कराई। पहले कहा लोकसभा से पहले, फिर कहा विधानसभा से पहले। जैसे सनी देओल की एक पिक्चर आई थी, क्या पिक्चर थी? उसमें क्या बोला था? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख। और इन नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार आते ही मेरिट पे आपको नौकरियां मिलेंगी, और मेरिट पे नौकरियों में मिलेगी आपको ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे, जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग दिलवाएंगे। तो भाई ये हाँ? और भाई खद्दर की जमीन जो जमुना के सहारे है, ये बहुत पुरानी बात है कि वहां पर मालिकाना हक, तो इस तरफ भी मालिकाना हक का भी हम समाधान खद्दर की जमीन पर जोकर करने का हम कार्य। और भाई हरियाणा का इतना भट्टा बिठा दिया बीजेपी ने कि हरियाणा का नौजवान जिसका अच्छा भविष्य हरियाणा में होना चाहिए, और भाई आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, इनके साथ भी तारीख पे तारीख बनी थी। 3 साल पहले इनका आंदोलन हुआ था, इनकी बात कहा था कि पहले तो इन पे लाठियां बरसाई गई, फिर कहा गया कि इनकी आपकी बातें मानते हैं, फिर 3 साल से इनको भी मिली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और मिड डे मील, हम आपको एक तारीख दे देते हैं। इनने तो 3 साल तक तारीख दे दी, आपको हम तारीख दे देते हैं, नवंबर 1, 2024 को आपकी सारी मांगों को मानने का काम करेंगे। और देखो इन्होंने इतना नुकसान किया हरियाणा का नौजवान का भविष्य बेरोजगारी, नशे, अपराध, डिप्रेशन में की गर्त में। और जब हमने हिसाब मांगा इनसे, हमने कहा हरियाणा मांगे हिसाब, पदयात्रा करी, हरियाणा के हर हल्के में हम गए, पदयात्रा करी और कहा हरियाणा मांगे हिसाब 10 साल का, कुशासन का, गरीब के दुखों का, किसान के दुखों का, हमारी बेटियों का हिसाब मांगे हरियाणा। तो आपको ने देखा होगा इनके बड़े बड़े नेता आए, इनके नेता कोई दिल्ली से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, गुजरात से आया, और इनके बड़े बड़े नेता आए, गुजरात से आए और कहने लगे कि हम हिसाब नहीं देंगे। कहने लगे कि हुड्डा साहब हम हिसाब नहीं देंगे आपको। कहा कि हम तो हिसाब लेते हैं हुड्डा साहब, हम बीजेपी वाले हैं, हम हिसाब नहीं देंगे। गुजरात और बाकी प्रदेशों में शायद आपका बिना हिसाब के काम चल जाता हो, हमें नहीं पता, लेकिन मैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो दिल्ली से आ रहे हैं उनको कहना चाहता हूं
यहां तो आपको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है। हरियाणा का आदमी सीधा है, ठगा जाता है, ईमानदार है, शरीफ है, आपने ठग लिया। लेकिन जब ठगा जाता है हरियाणा का आदमी, तो जो ठग के जाता है उससे हिसाब लेना भी जानते हैं, उसका हिसाब चुकता करना भी जानते हैं। हरियाणा को आगे लेके जाने की इस लड़ाई में समाल का हल्का स्टाफ नर्स की भी कह रहे हैं, तो भाई देखो ऐसा है, स्टाफ नर्स की भी कह रहे हैं। बहुत दुखी की स्टाफ नर्स, बहुत दुखी है हमारी बहनें स्टाफ नर्स। तो स्टाफ, आप सबको ये पता है, आप बहन जी आप सबको पता है, आप इनको भी जानते हो और हमको भी जानते हो। कोई बात बोलने से रह भी जाएगी, आपको पता है। दीपेंद्र के पास तो आप तो कोई रह भी गई तो हाथ पकड़ के दस्तखत करा सकते हो, ये इनमें हमें फर्क है। आप तो ये फर्क है। ये आपकी सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। भाई समाल का हल्के से मैं पूरा विश्वास रख के जाऊं कि समाल का हल्के की एक एक वोट जब गिनती हो रही हो, जब गिनती हो रही हो, देखो ये हमारा एरिया है, ये हमारा इलाका है, ये हमारा इलाका है। जो मैं समझता हूं कि जो अपने गांव हैं चुलकाना और ये सारे गांव, जब पहली बार मेरे स्वर्गीय दादाजी सांसद बने थे तो वो सारा रोहतक लोकसभा में था, चुलकाना तक, चुलकाने के सरपंच हैं उस समय। तो ये हमारा इलाका है, एक इलाका पड़ता है, ये पूरा पानीपत, सोनीपत, रोहतक सारा एक है, अपना घर है ये इलाका। क्या हमारा अपना घर है। भाई मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं समालखा वालों, लड़ाई है सीधी। एक तरफ पूरी बीजेपी की ताकत लगी है, दिल्ली से आप देखते हो इनके नेता आते हैं, दिल्ली से इनके बड़े बड़े नेता आते हैं देश के, वो आधा घंटा बोलते हैं तो अपना एक काम नहीं बताते, 10 साल तक कोई काम नहीं किया, 29 मिनट केवल निशाने पे हुड्डा साहब को मुझको रखते हैं। क्या कसूर है हमारा? केवल ईमानदारी से 10 साल इनके आगे खड़े रहे, लड़े रहे, ये कसूर है और कोई कसूर नहीं है। 10 साल से लोगों की लड़ाई लड़ी, यही कसूर है। आज भी अपने काम नहीं बताएंगे लेकिन केवल निशाने पे हमको रखेंगे। आज मैं अपने घर में समालखा में आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक एक गांव से आपसे बात कहना चाहता हूं। जब गिनती आए और गिनती निकले, देश में गिनती फ्लैश हो रही हो समालखा से, भाई तुम अब हमारे अपने घर में पीठ पीछे वार मत होने देना, समझ गए? पीठ पीछे का मतलब है वोट काटो उम्मीदवार, पीठ पीछे वोट काटो उम्मीदवार को निर्दलीय। भाई हमारे अपने घर में जब ये जो दिल्ली से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं हमको निशाने पे रख के, वो जब समालखा की गिनती की तरफ देखें तो भाई समालखा में तम हुड्डा साहब की और मेरी कड़ तम मन्ना लगन दियो थारे खातर छाती हम मरा देंगे। आज मैं कहना है